बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल। इस लेक्चर में हम एसएलओ बेस्ड लर्निंग करेंगे और एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे। साथ ये भी देखेंगे कि पेपर में किस किस्म के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा इंटरफेस है और साथ ही हम इंटरफेस से रिलेटेड जो एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज है उनको भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन Number one, the exercise का है related to the interface is describe various phases of the interface of the cell cycle with diagram. या अक्सर बात ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि what is interface? Describe the interface with its stages. यहाँ पे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि define cell cycle and what are the stages of the cell cycle. Cell cycle क्या है और cell cycle को डिफाइन करें और इसके दौरान जी बताएं कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस के स्टेजेस पर भी बात हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेस को स्टार्ट करने से पहले कि सेल डिवीजन क्या होता है। व्हाट इज सेल डिवीजन? हम सबको मालूम है कि सेल जो है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल तमाम जानता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितनी भी जानदार हुआ वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टी सेलुलर हो, तमाम सेल, तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से कंपोज हुए हैं, सेल से मिलकर बने हैं। ये जानदार यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब यूनिसेलुलर होंगे तो उनको भी अपने नंबर को इंक्रीज करना है, उनको भी अपनी तादाद को इंक्रीज करनी है और मल्टी सेलुलर में भी रिप्रोडक्शन करनी है, अपने नंबर को इंक्रीज करना है और अपने जो स्पीशी है उसको सरवाइव कराने के लिए, स्पीशी के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अब रिप्रोडक्शन हो या यूनिसेलुलर लेवल पे रिप्रोडक्शन हो या फिर यूनिसेलुलर लेवल पे जो है ना नंबर को इंक्रीज करना, वो भी रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इस सारे प्रोसेस के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो मैकेनिज्म है, वो सेल डिवीजन का है। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है इन द मेंटेनेंस ऑफ द सेल, इन द सर्वाइवल ऑफ द सेल। सेल डिवीजन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ऑल सेल। जितने भी सेल हैं उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो सेल डिवीजन है। और इसी सेल डिवीजन ही की वजह से रिप्रोडक्शन जो है ना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हम यूनिट नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी सेल होते हैं, और ये सेल थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द सेल डिवीजन। अब यही इसी पॉइंट ने जो है ना वो एबायोजेनेसिस के कंसेप्ट को रिजेक्ट किया था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। डिस्कस कर चुके हैं कि सेल थ्योरी का जो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है, जो पास्टुलेट है, वो सेल डिवीजन है। रुडोल्फ वर्क्यू ने ये कहा था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, उनलेस ईस्ट रुडोल्फ का ये कंसेप्ट है। इट इज क्रूशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द न्यू सेल। तो सेल, न्यू सेल की प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्यों? अब न्यू सेल सिंथेसाइज होंगे तो वो फंक्शन नॉर्मल परफॉर्म करेंगे। अब ओल्ड सेल को रिमूव करके, जिस तरह आरबीसी की लाइफ टाइम जो है ना वो 120 दिन होता है, तो इन 120 दिन के बाद आरबीसी क्या हो जाते हैं? रप्चर हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब न्यू सेल नहीं बनने हैं। कैसे बनेंगे? सेल डिवीजन से बनेंगे। इसके अलावा वर्न आउट सेल जो होते हैं या रिजनरेशन जो होती है, या इसके अलावा जो किसी भी पार्ट पर कुछ जख्म लग जाता है, तो वो सारे प्रोसेस सेल डिवीजन ही की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो लाइफ प्रोसेस सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हीलिंग ऑफ वाउंड्स, ऑल डिपेंड्स ऑन द सेल डिवीजन। ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई और हीलिंग ऑफ वाउंड्स हो गई, रिजनरेशन हो गई, सारे सेल डिवीजन पर डिपेंड करते हैं। सेल डिवीजन रिजल्ट इन डॉटर सेल देयर ग्रो एंड परफॉर्म फंक्शन। तो सेल डिवीजन क्या करता है? ये डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। अब जब सेल डिवाइड होता है, वो सेल
जो डिवाइड होगा उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। उस सेल को हम क्या कहते हैं? पेरेंट सेल कहते हैं। और वो सेल, पेरेंट सेल जो सेल बनाएगा उनको हम डाटर सेल कहते हैं। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि ये डाटर सेल अपने साइज के अंदर इंक्रीज करेंगे और फिर ये रिप्रोड्यूस करेंगे। इस तरह ये एक पूरा साइकिल चलता रहता है। तो सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन डाटर सेल दैट ग्रो एंड परफॉर्म फंक्शन और कंटिन्यू टू जनरेशन रिलाइज ऑन एबिलिटी ऑफ डाटर सेल टू डिवाइड। अब अगर डाटर सेल अपने आप को डिवाइड करेंगे तो लाइफ कंटिन्यू रहेगी। अगर डाटर सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करेंगे तो लाइफ कंटिन्यू नहीं रहेगी। ये इस सेल को तो मसला नहीं होगा, इस ऑर्गेनिज्म को तो मसला नहीं होगा, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी के लिए तो बहुत जरूरी है रिप्रोडक्शन। लेकिन जानदार खुद के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिज्म है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसको खुद तो मसला नहीं होगा, ये तो जिंदा रह सकता है, लेकिन इसकी आगे आने वाली नस्ल जो वो तबाह हो जाएगी। इसलिए डाटर सेल ने भी आगे डिवाइड करना होता है, ऑर्गेनिज्म ने भी अपने डिवाइड करना होता है, स्पीशी की सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल की। तो ये जो सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस है, तो सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है सेल थ्योरी का। जितने भी न्यू सेल बनते हैं वो सेल डिवीजन की वजह से बनते हैं। सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, हीलिंग ऑफ बॉन्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और रिजनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन कंप्लीटली रिलाइज, रिलाइज मतलब डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है किस पर? सेल डिवीजन। अंडरस्टैंडिंग द सेल साइकिल पे बात करें, व्हाट इज सेल साइकिल? ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, डिफाइन सेल साइकिल। तो इसका आंसर ये होगा कि सेल साइकिल आर द सीरीज ऑफ इवेंट्स। अब ये वो इवेंट्स हैं, सेल साइकिल आर द सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो सेल साइकिल सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स रेप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड द सेल साइकिल। अब फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इस सेल ने अपने आप को, ये मेच्योर हो चुका है। अब वो सारे इवेंट्स जो इस सेल को रिप्लिकेट करने में, इस सेल को डबल करने में, वो सारे इवेंट्स जो इन्वॉल्व होंगे, उन सारे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? सेल साइकिल। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स रिप्लिकेशन, लीडिंग टू इट्स रिप्लिकेशन। कि जब एक सेल को दो सेल में कन्वर्ट होने के लिए, एक सेल को दो सेल में कन्वर्ट होने के लिए, दो सेल में तब्दील होने के लिए जो सारे मराहिल होते हैं, एक सेल को दो सेल में तब्दील करने के लिए जो सारे मराहिल हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सेल साइकिल कहते हैं। जो मराहिल हैं उनको हम सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है। अब द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू सेल रेप्लिकेशन। तो वो सारे इवेंट जो सेल को रिप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं। सेल साइकिल की बुनियादी तौर पर दो स्टेजेस होते हैं। सेल साइकिल, अब देखेंगे ये कहा कि मुराहिल हैं जो सेल को दो डिवीजन में, दो पार्ट में तकसीम करेंगे, उसको सेल साइकिल कहेंगे। वन इज कॉल्ड द इंटरफेस, जो आज के लेक्चर का जो है वो टॉपिक है, इंटरफेस आज हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड इज कॉल्ड द एम फेस, एम फेस को हम डिवीजन फेस कहते हैं। तो इंटर फेस के दौरान डिवीजन फेस की तैयारी होगी। एम फेस इज वेयर माइटोसिस और मियासिस। अगर अब इसमें मियासिस और मियासिस होती है, माइटोसिस कहाँ पे होती है, मियासिस कहाँ पे होती है, वहां डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर में। तो सेल साइकिल क्या है? वो इवेंट्स है जो सेल को दो सेल में डिवाइड करने के लिए जो मराहल, जो इवेंट्स हैं, उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। इसके बुनियादी तौर पर दो स्टेजेस हैं, इंटरफेस और एम फेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इंटरफेस को। अब इंटरफेस क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई सेल अपनी मेच्योरिटी को पहुंच जाता है, बलूगत को पहुंच जाता है, जब वो इस काबिल हो जाता है कि वो दो सेल बनाए, इस दो सेल से, अब सॉरी, एक सेल से जब दो सेल बनेंगे, इस दो सेल बनने से पहले कुछ तैयारी होगी। ये जो दरमियान की तैयारी है, ये जो दरमियान की प्रिपरेशन है, ये जो दरमियान की अ, आपके पास जो है ना चीजों की तैयारी है जो इस डिवीजन में इस्तेमाल होगी, उसको हम कहते हैं इंटरफेस। द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन माइटोसिस एंड द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट माइटोसिस इज कॉल्ड इंटरफेस। जब एक डिवीजन खत्म हो जाती है, मिसाल के तौर पर अब दो सेल बन गई, अब इस सेल ने भी अब आगे दो सेल बनाने हैं, और इस सेल ने भी दो सेल बनाने हैं। अब इस सेल की कंप्लीशन के बाद यहाँ डिवीजन के शुरू होने से पहले तक जो फेज है उसको इंटरफेस है। Interface is the longest phase lasting for approximately 90% of the cell cycle। सबसे जो
लंबा फेज है सेल साइकिल का वो इंटरफेस होता है, क्योंकि इसमें जो 90% जो टाइम होता है ना वो इंटरफेस में गुजरता है, बाकी 10% फेज एम फेज में गुजरता है। 10% जो टाइम है वो एम फेज में गुजरता है। इंटरफेस इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ रेस्टिंग ऑन द ग्रोथ फेज को हम रेस्टिंग और ग्रोथ फेज कहते हैं, लेकिन ये इस तरह रेस्टिंग नहीं होता कि यहाँ पे कुछ नहीं होता। इसमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, एक्टिविटी ज्यादा होती है। सेल खुद डिवाइड नहीं करता, लेकिन वो सारी तैयारी होती है जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम आर्जी तौर पर रेस्टिंग फेज कहते हैं। लेकिन रेस्टिंग फेज इस तरह नहीं है कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पे आराम होगा, मुकम्मल तौर पर डिवीजन नहीं है, डिवीजन की तैयारी होगी। ठीक है, स्टेजेस ऑफ द इंटरफेस और फेजेस ऑफ द इंटरफेस। तो इंटरफेस के जो फेजेस हैं वो हैं थ्री सब फेजेस। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू द थ्री सब फेजेस। वन इज कॉल्ड द एस फेज, सॉरी जी वन फेज, एस फेज और जी टू फेज। जी वन फेज को हम गैप वन फेज कहते हैं। जी स्टेट फॉर द गैप वन, एस इज फॉर द सिंथेसिस और जी टू इज फॉर द गैप टू फेज। तो जी वन फेज इट इज द फर्स्ट सब फेज ऑफ द इंटरफेस। ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ जीवन फेज में एक्सटेंड फ्रॉम फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज। अब इसकी जो ड्यूरेशन है फ्यू आवर्स से लेकर डेज तक इसकी जो है ना वो टाइम हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल पर। मेन इवेंट्स दैट अकर इन द जी वन फेज। अब जी वन फेज में ये बात ध्यान में रखें कि जी वन फेज, चूंकि इसको हम गेव वन फेज कहते हैं, इस फेज में वो सारे इवेंट्स होंगे, वो सारे काम होंगे जो एस फेज में इस्तेमाल होंगे। एस फेज में सेल अपने क्रोमोसोम को डबल करेगा, अपने डीएनए को डबल करेगा। और फिर जी टू फेज जो है उसमें किसकी तैयारी होगी, उसमें डिवीजन फेज की तैयारी होगी, उसमें डिवीजन फेज की तैयारी होगी। तो मैन इवेंट्स ऑफ द जी वन फेज। इन दिस फेज द न्यूली प्रोड्यूस सेल ग्रो इन साइज। नंबर वन ग्रोथ होगी। नंबर सेकंड इंटरनल केमिकल चेंजेस होंगी इसमें। फिर इंटरनल केमिकल चेंजेस प्रिपेयर द डॉटर सेल फॉर रेप्लिकेशन। तो वो सारी तैयारी होगी जो सेल को रिप्लिकेट करने में, सेल के डीएनए को रिप्लिकेट करने में हेल्प होगा, उसको हम कहेंगे कि इसके दौरान जो है ना वो सेल के डीएनए प्रिपरेशन की तैयारी होगी, डीएनए की रिप्लिकेशन की तैयारी होगी। अब रिप्लिकेशन जो एस फेज में होती है, लेकिन उसकी तैयारी कहाँ पे होगी, जीवन में। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए आल्सो सिंथेसाइज इन जीवन फेज। राइबोसोम एंड सेवेरल एंजाइम आर सिंथेसाइज इन द जीवन फेज। राइबोसोम और मुख्तलिफ एंजाइम भी जीवन फेज में सिंथेसाइज होते हैं। एस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। तो एस स्टैंड्स फॉर द सिंथेसिस, हम कह चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो एस इज फॉर द सिंथेसिस। अब सिंथेसिस का मतलब क्या है, अब किसकी सिंथेसिस है, अब ये सिंथेसिस है डीएनए की। अब चूंकि डीएनए ने अब दो डॉटर सेल बनाने हैं, तो दो डॉटर सेल बनाने से पहले इस डीएनए ने अपनी क्या करनी है, कॉपीज करनी है कि जो डीएनए है दोनों सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अब जब डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा, तो अब क्रोमोसोम जो पहले सिंगल था, अब वो क्रोमोसोम हो जाएगा डुप्लीकेटेड। इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे जो एक ही सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होंगे। अब ये क्रोमोसोम जो है ये भी डबल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एम फेज में इनको ज्यादा करेंगे, लेकिन एस फेज का मतलब क्या है, सिंथेसिस फेज। अब सिंथेसिस ऑफ व्हाट, सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन द एस फेज। व्हाट इज द सेकंड फेज ऑफ द इंटरफेज। मेन इवेंट्स ऑफ दिस सेल कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट द एस फेज। अब भी सेल जो है ना वो अपने आप को ग्रो करेगा। द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज, डिस्कस कर चुके हैं कि इस दौरान क्या होता है, सेल के डीएनए रिप्लिकेट करता है। इस डीएनए की जो मशीनरी है वो जीवन में सिंथेसाइज हो चुकी है। अब बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मस्ट रिप्लिकेट एंड न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज। दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, वो रिप्लिकेट करेंगे और उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनेंगे, जिससे हमने यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स बना लिए। Once DNA application is completed, जब DNA एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, the chromosome become duplicated, और chromosome duplicate हो जाएंगे जैसे डिस्कस किया, and the cell become ready to enter the next phase called the G2 phase। अब सेल G2 phase में enter हो जाएगा, सेल enter into the G2 phase। अब G2 phase में बिफोर एस फेज, एस फेज के से पहले जो डीएनए है वो सिंगल फॉर्म में। डीएनए किस फॉर्म में है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है जी वन फेज के दौरान ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है
सिंगल फेज इस तरह, ठीक है। अब जब हमने रिप्लिकेट कर दिया तो यह हो जाएगा डबल, हर एक की कॉपी बन गई है। अब जब डबल हो गया तो अब ये आपने पास जो सिंगल क्रोमोसोम था ये अब सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गया। अब जो जितने भी क्रोमोसोम है वो अब डुप्लीकेटेड फॉर्म में उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो एस फेज के बाद जो है ना यहाँ पे सेंट्रियोल भी डबल होंगे बाद ये G2 फेज में, लेकिन एस फेज का असल मकसद क्या है? डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन। और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेस एंड द माइटोसिस डिस्कस कर चुके हैं। ये क्रोमोसोम बिफोर माइटोसिस बिल्कुल सिंगल वन क्रोमेटेड पर क्रोमोसोम, माइटोसिस से पहले ये वो रीजन है यहाँ पे इसके क्रोमेटिड अटैच है, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा, डीएनए जब डुप्लीकेट होगा एस फेज के दौरान, तो एस फेज के दौरान डुप्लीकेशन के बाद अब ये जो क्रोमोसोम है डुप्लीकेशन के बाद दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन, अब दो क्रोमेटिड्स हैं, अब दो क्रोमेटिड्स पर क्रोमोसोम अटैच, और वो अटैच कहाँ पे? सेंट्रोमेयर। अब जब क्रोमोसोम क्या होगा, जब यहाँ पे डिवीजन हो जाएगी आफ्टर मेटाटिक डिवीजन, तो अब ये चूंकि यहाँ मेटाटिक डिवीजन का मकसद यही है कि इन क्रोमोसोम को, इन क्रोमेटिड्स को आपस से अलग करना, एक इस तरफ जाएगा दूसरा इस तरफ जाएगा, एक एक सेल में जाएगा दूसरा दूसरे सेल में जाएगा, और फिर दोबारा ये बाद में क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। और दोनों सेल के पास ईच एंड एवरी सेल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, इक्वल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये कंडीशन किसकी है? ये एस फेज की है। अब G2 फेज पे जाते हैं। द गैप बिटवीन द एंड ऑफ द एस फेज एंड द स्टार्ट ऑफ द एम फेज इज कॉल्ड G2 फेज। एस फेज के दर के बाद जब एस फेज खत्म हो जाएगा, एंड ऑफ द एस फेज और स्टार्ट ऑफ द एम फेज के दरमियान अब डीएनए डबल हो गए, क्रोमोसोम डबल हो गया, क्रोमोसोम ने अपने आप को डबल कर लिया। अब ये एस फेज खत्म हो गई, अब सेल ने डिवाइड करना है। अब इस फेज के दौरान और इस फेज के दौरान जो फेज होता है उसको हम G2 फेज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द गैप टू, इसको हम गैप टू फेज कहते हैं, गैप टू फेज। गैप टू फेज के दौरान कौन से इवेंट्स होते हैं? इसके दौरान जो इवेंट्स होंगे, प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस विच आर एसेंशियल फॉर नेक्स्ट फेज M2। अब इसमें वो सारी प्रोटीन्स बनेगी, वो सारी मशीनरी बनेगी जो एम फेज में काम आएगी, मेनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब इसमें असल में हमने क्या बनाना है? स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं, हमने यहाँ पे इस तरह स्ट्रक्चर्स बनानी है जो ताकि क्या हो, जो इस्तेमाल हो एम फेज में। सेंट्रियोल रिप्लिकेट एंड मूव टू द अदर एंड ऑफ द न्यूक्लियस। अब सेंट्रियोल यहाँ पे जो हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि वो अब सेंट्रियोल जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे डबल होंगे, और तो वो न्यूक्लियस के दोनों तरफ, एक तरफ जाएगा दूसरा दूसरी तरफ चला जाएगा। इट इंडिकेट द एंड ऑफ इंटरफेस, और इंटरफेस खत्म हो चुका। अब इंटरफेस के दौरान असल काम क्या हुआ? असल काम हुआ G1 S और G2, इसकी समझे में से डिस्कस करें। G1 और G2 में फर्क क्या है? इट इज अ पीरियड G1 गैप वन जिसको कहते हैं, इट इज अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। G1 के दौरान जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इट इज अ प्री माइटोटिक फेज, सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन। ये माइटोटिक से पहले होता है, अब सेल क्या करता है? अपने को डिवीजन की तैयार। ड्यूरिंग द दिस फेज मीन G1 फेज, सेल ग्रो इन साइज, स्पेसिफिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड। इसमें वो सारे एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं जो किस में इन्वॉल्व होते हैं? जो रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इट स्टोर एनर्जी फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट। G2 में एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है ताकि सेल जो ना क्रोमोसोम मूव कर सके। डीएनए बेस यूनिट्स आर एक्यूमुलेटेड फॉर डीएनए सिंथेसिस में डीएनए की जो बेसेस होती हैं, एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया और साइटोसिन हो गया, तो ये एक्यूमुलेट होता है ताकि डीएनए रिप्लिकेट कर सके। जो दिस फेज माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन आरएनए एंड माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स आर सिंथेसाइज्ड। इसमें माइटोसिस के दौरान जो प्रोटीन्स होती हैं वो होती हैं, आरएनए बनते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसाइज होते हैं। इट नीड्स 9 आवर्स इन ह्यूमन सेल्स, इट नीड्स 4.5 आवर्स इन द ह्यूमन सेल। इसकी ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है, 9 घंटे तक होता है, और ये 4.5 आवर्स तक होता है। तो G1 और G2 के दरमियान हमने फर्क देख लिया। अक्सर बात पेपर में ये ऐसा लोग क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द G1 एंड द G2 सेल्स। G1 और G2 के दरमियान फर्क आप कैसे करेंगे? तो G1 एंड G2 के दरमियान फर्क आप कैसे करेंगे? ये डिफरेंसेस है। ये जीरो फेज। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेल्स दैट हैव टेम्परेरी और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग,
बहुत से ऐसे होते हैं जो आर्जी तौर पर या मुकम्मल तौर पर अपने आप को डिवाइड करना क्या कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। उनको हम कहते हैं, वो सेल चले जाते हैं जी जीरो फेज में, जो जी नॉट फेज भी कहते हैं। मेनी सेल्स लाइक न्यूरॉन्स रिमेन्स इन जी जीरो फेज फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। वो से सेल्स न्यूरॉन की तरह या फिर जो है ना हमारे लेंस के सेल्स हो गए या मसल सेल्स हो गए, ये जी जीरो फेज में एंटर हो जाते हैं फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, और कभी फिर दोबारा ये रिप्लिकेशन में एंटर नहीं होते। सम सेल्स लाइक लिवर एंड किडनी सेल्स एंटर जी जीरो फेज सेमी परमानेंटली। तो कुछ सेल लिवर और किडनी की तरह जी जीरो फेज में एंटर होते हैं फॉर सम टाइम। उसके बाद फिर जब इसको इंडक्शन मिलती है, ये इंड्यूस होते हैं, तो फिर दोबारा ये डिवीजन फेज में एंटर हो जाते हैं। दे कैन अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। एपिथेलियल सेल नेवर एंटर इन जी जीरो फेज। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एपिथेलियल सेल कभी भी जी जीरो फेज में एंटर नहीं होते, दे कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। एपिथेलियल सेल थ्रू आउट द लाइफ जो है ना ये डिवाइड होते रहते हैं। दिस इज समरी ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस में सबसे पहले हमने ये देखा कि जब माइटोसिस हो जाती है, सेल डिवीजन हो जाती है, तो सेल डिवीजन के बाद कुछ सेल ऐसे होते हैं जो जी जीरो में होते हैं। दिस इज कॉल्ड द फेस इन विच द सेल डिवीजन स्टॉप। उसके हम एग्जांपल देख चुके हैं कि कुछ सेमी परमानेंटली होते हैं, कुछ परमानेंटली होते हैं, और कुछ जो है ना कंटिन्यू टू ग्रो। अब जब सेल डिवाइड करेगा माइटोसिस के दौरान, तो जब सेल अपने आप को जब मैच्योर होगा तो अपने साइज को इंक्रीज करेगा, तो ये भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसमें फिर अब तीन फेज होंगे। सो इसके अब पहले दो मिनट तो इंटरफेस होगा, फिर डिवीजन फेज होगा। इंटरफेस के हमारे पास अब तीन फेजेस है। वन इज कॉल्ड द जी वन फेज। अब जी वन फेज में क्या होता है, ग्रोथ इन साइज होता है, केमिकल चेंजेस होती हैं, सिंथेसिस ऑफ आरएनए होता है, राइबोसोम और एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं। फिर एस फेज के दौरान डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है और सेल्स ग्रोथ इन साइज। एंड देन अब क्रोमोसोम इस फॉर्म में आ गए हैं, डुप्लीकेटेड फॉर्म में आ गए हैं, अब इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, सेल को तैयार करना है ताकि ये क्रोमोसोम डिवाइड हो। तो प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन्स फॉर द डिवीजन, दैट इज इन द जी टू फेज। एंड देन डिवीजन होगी और फिर सेल दो सेल में तकसीम हो जाएगा। इस डिवीजन को हम एम फेज कहते हैं। एम फेज में फिर दो टाइप्स आती है, माइटोसिस आती है और मियोसिस आता है। अब माइटोसिस सोमेटिक सेल में होती है और मियोसिस जर्म सेल में होती है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो इंटरफेस की हम समरी करें तो इंटरफेस में जी वन एस और जी टू। एस में ग्रोथ इन साइज होता है, केमिकल चेंजेस होती हैं, सिंथेसिस ऑफ आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, एंजाइम सिंथेसिस होती है। जबकि एस फेस में क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है, सेल की साइज ग्रोथ करता है, और जी टू में जो है ना सेल प्रिपेयर फॉर द डिवीजन, और एम में सेल डिवाइड। नाउ वी टेक द रिव्यू क्वेश्चन, रिवीजन हम करते हैं जो हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज द जी जीरो फेस इन द सेल बायोलॉजी। अब जी जीरो फेस कौन सा है? सेल्स दैट आर एक्टिवली डिवाइडिंग, ये जी जीरो फेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इज सेल्स दैट हैव टेम्पररी और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग। ऑप्शन नंबर सी, सेल्स दैट ओनली डिवाइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सेल्स दैट आर in the process. So option number B is correct. Cells that have temporarily or permanently stopped dividing, that are called the G0 phase. So G0 phase refers to a resting state where cells have temporarily or permanently stopped dividing, distinguishing them from active phase of the cell cycle. Question number two is, which type of cells remain in the G0 phase for an indefinite period? तो कौन से cells जो है ना वो indefinite period के लिए जी जीरो फेज में एंटर होंगे? तो न्यूरॉन सेल्स, इसका आंसर है न्यूरॉन सेल्स। तो न्यूरॉन सेल्स आर द एग्जांपल ऑफ सेल्स दैट रिमेन इन जी जीरो फेज फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, कंट्रास्टिंग विद अदर सेल टाइप दैट कैन री एंटर द सेल साइकिल। तो वो दूसरे सेल अगर एंटर होंगे तो वो सेमी परमानेंटली एंटर होंगे, या तो फिर वो कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे। लेकिन जी जीरो फेज जो है ना वो इनडिफिनिट टाइम के लिए वो जी जीरो फेज में एंटर होते हैं। सो न्यूरॉन सेल्स इनडेफिनिट पीरियड के लिए जी जीरो फेज में एंटर होते हैं। बेटा भी फॉलोइंग सेल एंटर जी जीरो फेज सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंटली कौन से सेल्स एंटर होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लिवर एंड किडनी सेल्स। The liver and kidney cells can enter the G0 phase and semi-permanently manner, but have the capability to divide again under certain conditions. जब conditions होती हैं ऐसी डिवाइड होने की, तो वो दोबारा डिवाइड कर देंगे। What which type of cell never enter G0 phase? कौन से सेल G0 phase में enter नहीं होते? तो epithelial cell never enter the G0 phase. Option number C is correct. Epithelial cells are unique in that they continuously divide throughout life and do not enter the G0 phase.
What characterizes the G0 phase in contrast to other phases of the cell cycle? It's a resting or quiescent phase. The G0 phase is the characterized as a resting or the quiescent phase where cells are not actively growing. What can trigger liver and kidney cells to exit the G0 phase? B. Specific growth conditions. तो specific growth conditions होंगी, इंडक्शन होगी, तो फिर लिवर और किडनी सेल जो है ना वो G0 phase को एग्जिट करते हैं. लिवर एंड किडनी सेल में री एंटर द सेल साइकिल एंड एग्जिट द G0 phase under specific growth condition allowing for regeneration of repair. What's a common feature of neuron with respect to cell division? They enter G0 phase indefinitely. Neuron typically enter the G0 phase indefinitely, meaning they do not divide in response to normal cell division. Which of the following statements is true about G0 phase? Option B, some cells in G0 phase can re-enter the cell cycle. Yes. While not all cells enter the G0 phase, certain cells that enter can re-enter the cell cycle on this specific condition. In context to cell division, what does the term quiescent refers to? Quiescent refers to the cells that are temporarily inactive. Term quiescent refers to cells that are temporarily inactive, such as those in G0. Epithelial cells are known for their ability to maintain which of the following? Continuous division. Thank you so much. It is all about the interface with its MCQs. In the next lecture, we will discuss about the M phase, that is the mitosis.